हाँ, क्यों? उसका कौन सा पेपर? ऐसे कैसे रख दिया उन्होंने? वो तो समय पर लेना चाहिए था। ऐसा? अच्छा। का ठीक है। शायद है ना, कंफर्म नहीं हो पूछा। ए 57 का हो गया है अब। अभी ना आप लोग हमें गुमराह मत करो यार। बहुत हो गए 30 बरस का साथी, अब हम बोर हो गए उसे ले लेकर। देखो ये नहीं तो वो बताओ तो कहाँ तक आए थे। ये स्क्रीन मिटा दूं क्या मैं? हम्म। और हमने आपको आलोचना भी बताई थी, याद आ रहा है आपको कि हम। हम्म। पेज नंबर 61। बोलोगे? ठीक है। पक्का? 51? तो आप 51 बोले? अच्छा। ये गली के कुत्ते मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है फिर? यस। 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 यस डार्लिंग। यस डार्लिंग। बस बस दिखाई दिया। देखिए हमने आपको बताया था कि ये जो अमृतलाल नागर जी है, इनको लोग बहकाते थे, है ना? और वो बहक जाते थे। तो जैसे ही हमने आपको इसके पूर्व भी बताया था कि वो जैसे कि लाठी लेके चलते थे, है ना? और एक ऐसा मुकाम आया कि जिस पर लोग उन्हें चिढ़ाते थे, तो उस जगह पर वो चिढ़े नहीं थे। देखिए हम आपको थोड़ा सा पूर्व दीप्ति शैली में ले जाना चाहते हैं पूजा, कि हमने पिछला जो था वो कहाँ तक आए थे। तो आपको ये बातें याद आ गई होगी अभी। याद दिला दे फिर से एक बार कि जैसे आलोचना कोई व्यक्ति करता है, हम पर आलोचना करता है, टीका टिप्पणी करता है, तो हम क्या करते हैं? उस टीका टिप्पणी से परेशान हो जाते हैं, रोते हैं। लेकिन जब इस प्रकार की आलोचना उन पर की गई, तो रामविलास ने तब से यह जो कार्य था लट्ठा भारती का, वो छोड़ दिया। और आलोचना प्रकट करते समय वह कहते कह देता था कि भाई अमृत ने मुझे गली के कुत्तों से लड़ने को मना कर रखा है। मतलब जब अमृतलाल नागर जी एक मोटिवेशन के तौर पर एक प्रेरणा स्थान के तौर पर उनकी बात देखते हैं, परखते हैं कि लोग इनको इस तरीके से डांटते हैं, फटकारते हैं,
तो उसका जवाब कैसे देना चाहिए? तो गली के कुत्ते यदि भौंकते हैं, हमने अब भी आपको अर्ली मॉर्निंग में कहा पूजा कि पागल कुत्ते यदि दौड़ते हैं तो हम उसके पागल कुत्ते के पीछे नहीं दौड़ेंगे, है ना? तो इसका प्रमाण यही है कि जब गली के कुत्ते भौंकते हैं तो हमें उस गली के कुत्तों की तरफ नजरअंदाज हमें करना चाहिए, न कि हमें लाठी लेके पत्थर लेके उनके पीछे पागलों जैसे घूमना चाहिए। बल्कि रामविलास शर्मा जी ने अमृतलाल नागर जी के कहे हुए वाक्यों को देखा, परखा, उसे उस पर अमल किया। तो अमल कैसे किया? तो हम आपको बता चुके हैं कि इसके बाद वह निराला जी और शेक्सपियर पर 2 पुस्तकें उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में लिखे। और वो समझते भी ऐसा है कि इस तरह उन पर यदि उन्होंने रोक न लगाते तो ये काम वो कर नहीं सकते। मतलब तय है कि अमृतलाल नागर जी ने रामविलास पर रोक लगा दी। कौन सी रोक? कि मुझे गली के कुत्तों के में लड़ने को मना कर दिया। मतलब उन लोगों में उन्होंने उन्हें जाने नहीं दिया कि जो लोग उनकी टीका करते थे, उन पर हंसते थे, हंसी मजाक उड़ाते थे और उनके हंसी मजाक में रामविलास शर्मा जी अपना समय व्यतीत कर देते थे। मतलब रामविलास शर्मा एक बड़ा व्यक्ति होने के बावजूद भी उन्होंने सीख किससे ली? तो छोटे से अपने अपना जो छोटा है अमृतलाल नागर, उनसे उन्होंने सीख ली। और ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं या आप पर जलसी रखते हैं, तो ऐसे कुत्तों के बीच में मत रखिए, मत रहिए, है ना? मतलब वो पागल कुत्ते जैसे है, ऐसा अमृतलाल नागर जी का स्टेटमेंट है भाई, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। आगे जाके आप कहोगे कि पागल कुत्ते कहा मैडम जी ने, तो बिल्कुल नहीं, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, आप ही के वाक्यों के द्वारा है और उसे सटीकता से हमने लिया हुआ है, उदाहरण के तौर पर हमने उसे ले लिया कि ऐसा उन्होंने कहा। तो आप भी अपने वक्तव्य में, आपके आचरण में उसे सुधार लाने के लिए कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसे राजनीतिक पार्टी में हमारे अब अमृतलाल नागर जी और रामविलास शर्मा जी चले गए। तो रामविलास शर्मा देखिए कि पार्टी के ठेकेदारों ने उन्हें अपने अंदर घुलने मिलने नहीं दिया। क्यों घुलने मिलने नहीं दिया? इसलिए भी क्योंकि जो पार्टी के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ना, राजनीतिक पार्टी के, वो अलग होते हैं और साहित्यिक लोग इनसे बिल्कुल अछूते होते हैं। साहित्यिक दुनिया में साहित्यिक लोगों को ये सारी बातें जचती नहीं है। झूठ बोलना, अब माफ कर दीजिएगा, हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम आपको सचेत करवा रहे हैं कि पॉलिटिकल लोग ऐसे होते हैं कि वादे करते हैं बड़े-बड़े मंच से, लेकिन वादे निभाना नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने उसी बात की ओर केंद्रित किया हुआ है कि वो उनको, उन ठेकेदारों ने अंदर की बातों को जांचने नहीं दिया। रामविलास भला अपनी ओर से ये प्रयत्न करते ही क्यों? नतीजा यह हुआ कि रामविलास पार्टी के मेंबर हो जाने के बावजूद वर्षों से पार्टी के बाहर ही है। उनके कम्युनिज्म को भी अब मैं ठंडे तौर पर खूब समझता हूँ। रामविलास का बचपन गांव में अपने पितामह की छत्र छाया में बीता। उन्होंने अपने गांव में सामंती और महाजनी अनाचारों को देखा। वे उन्हें आमूल नष्ट कर देने के लिए अपनी कलम के बल पर जूझते हैं। रामविलास के बाबा, परबाबा और शायद उनसे भी पहले के पूर्व के सिपाही थे। बचपन में अपने पितामह से उन्होंने शौर्य, सच्चाई और ईमानदारी से संबंधित अनेक बातें सुनी थी। उसका जोश उनके अंदर अब ज्यों का त्यों विद्यमान है। रामविलास का कम्युनिज्म मूलतः उनके बाबा की देन है। रामविलास के बाबा स्वयं अपने पुत्र रामविलास के पिता से भी इसलिए असंतुष्ट थे। उन्होंने एक साहूकार के यहाँ नौकरी कर ली थी। उन्हें बनिए का नौकर कहकर संबोधित किया करते थे। उन्होंने रामविलास के मन में अपने पिता के मार्ग पर न चल देने के लिए प्रबल प्रेरणा भर दी थी। नतीजा यह हुआ कि पढ़ लिख कर रामविलास ठीक ठीक उस तरह के भद्र बाबू साहब न बन सके जैसे कि गांव के लोग पढ़ लिख कर बन जाया करते हैं। आपको याद आ रहा होगा पूजा, ये हमारा हो गया है क्योंकि हमने उस समय में भी आपको बताया था कि गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं वो बड़े ईमानदार होते हैं, लेकिन एक होड़ लगी होती है बाबू बनने की, कि गांव का जो व्यक्ति होता है उसे आगे ले जाना है, लेकिन एक भद्र बाबू नहीं बनना है, बल्कि हम कहे कि एक शिक्षित परिवार में जब वह व्यक्ति चला जाता है तो गांव का जो निवासी होता है वो किस तरीके से जुल्म को सहता है, जैसे वो साहूकार हो, महाजनी सभ्यता हो,
या जमींदार हो, बड़े-बड़े जमींदार किस प्रकार का शोषण करते हैं। हमने आपको मार्क्सवाद की भी बातें बताई थी। यहाँ पर 2 चीज़ें आ रही है, एक तो कम्युनिज़्म आ रहा है और दूसरा मार्क्सवाद आ रहा है। मार्क्सवाद क्या करता है तो इन सभी का जो शोषण कर रहा है उसके प्रति तुरंत जवाब दे देता है ना? कि नहीं आपने ये काम किया, ऐसा काम नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है। तुरंत समझा देता है, दैट्स कॉल्ड मार्क्सवाद। शोषण करता है किसी का तो अन्याय करने वाले से ज्यादा अन्याय सहने वाला गुनहगार होता है। ये जो परिभाषा मार्क्सवाद ने दी तो इसे मार्क्सवाद को उन्होंने आत्मसात किया और तुरंत उस पर उन्होंने अमल करना स्टार्ट कर दिया। तो ये आपका परिचय ये बताता है। रामविलास ने क्लियर तो हो रहा है बच्चों आपको? हाँ। रामविलास के मन से धरती की सौंदस अभी भी कभी गई नहीं, वे आज तक उसकी महक से महकते हैं। देखिए रामविलास के मन से धरती की सौंदस कभी गई नहीं, वे आज तक उसकी महक से महकते हैं। आपको ये वाक्य जो है ये वाक्य आपको आरसी के लिए पूछा जा सकता है। आरसी का मतलब क्या होता है पूनम? पूनम, आरसी का मतलब क्या होता है बेटा? हम्म। नहीं, आरसी का मतलब हमें क्लियर नहीं हो रहा है, आप क्या बोल रहे हो? और प्रियंका सो गई क्या? क्या होता है आरसी का मतलब? चलो रूपाली चौधरी ले लो। फिर मतलब? हाँ, संदर्भ स्पष्टीकरण के लिए आपको ये वाक्य पूछा जाएगा। रामविलास के मन से धरती की सौंदस कभी गई नहीं, वे आज तक उसकी महक से महकते हैं। मतलब क्या है कि आज भी यदि वो दिल्ली में रहते हैं, वो मुंबई में रहते हैं, तो बचपन की जो उनकी यादें हैं, उनकी बचपन की यादों को याद करना, उसकी मिट्टी की भीनी से जो सौंध थे या उसकी जो सुगंध थी, उस सुगंध से वो परिभाषित हो जाना, उस सुगंध से वो लाभान्वित हो जाना और ऐसे ही वो जो मिट्टी की सौगंध थी, उस धरती की जो सौदाज थी, उससे वो परिचित हो जाते हैं और उसकी महक आज भी उसके उनके नासिका विवर में महकने लग जाती है। तात्पर्य स्थित है कि आज भी वो बीते हुए पलों को एज इट फील करते हैं, उन्हें याद करते हैं और यहाँ उस पर आपको रेफरेंस कॉन्टेक्ट में लिखनी है बातें। मुझे बचपन से ही तुलसीकृत रामायण के प्रति गहरा लगाव है। सन 30 के बाद हिंदी साहित्य में तेजी से बढ़ने वाली बुद्धिवादिता के जमाने में मेरी सांस्कारिक आस्तिकता को गहरा झटका दिया। उस झटके का मैं उपकार मानता हूँ। ईश्वर या देवी देवताओं के प्रति हमारे मनों में भक्ति की जो अंधी दौड़ होती है, उसे खत्म होना ही चाहिए। यही तो मेरा मन तब से ही मानने लगा था, किंतु यह बात मेरे गले के नीचे कभी न उतर सकी कि प्राचीन धार्मिक पौराणिक साहित्य पढ़ने योग्य ही नहीं है या उसमें अंधश्रद्धा भक्ति देने वाले कोरे राम राम के सिवा और कुछ भी नहीं है। देखिए कई लोगों ने रामायण के पाठ लिखवा दिए। कई उसमें केवल राम की भक्ति का बखान किया गया, लेकिन अधिकतर साहित्यकार ये मानते हैं और साहित्यकारों का मानना केवल इतना ही है कि केवल राम का बखान ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ राम की हर हर गतिविधियों को उन्होंने लिखना चाहिए। जैसे आ, उनका बचपन कैसे गया, है ना, उनके बचपन के काल को, फिर उन्होंने अरण्य काल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, बाल काल हुआ उनका, बाल काल के साथ साथ अरण्य काल, फिर सुंदर काल। तो ऐसे जितने कांडों का निर्माण हुआ तो केवल केवल राम का बखान नहीं होना चाहिए और हर जगह पर राम राम की सेवा नहीं होनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है कि वो केवल अंधश्रद्धा वाली बात न हो। तो मेरे समवर्ती सुशिक्षित साहित्यिक बंधु रामायण को औचित्य दृष्टि से वो देखते थे। बौद्धों की दृष्टि से तुलसीदास रघुवंशी राजा रामचंद्र के भाट मात्र थे।
मतलब देखिएगा कि उन्होंने क्या किया कि तुलसीदास पर कड़ा व्यंग कस दिया कि नहीं, उन्होंने रामायण को बस केवल ओछी दृष्टि से देखा और बरवे रामायण को लिखा। तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस को लिखा तो केवल रामायण की महिमा में राम की महिमा को ही उन्होंने अभिव्यक्त किया। इसलिए उनकी तरफ देखने का नजरिया इन लोगों का बदल गया। अपने पास उस समय समाजवादी वैज्ञानिक चिंतन की बुद्धि कम थी। इसलिए जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली छात्र श्री रामविलास शर्मा मुझे तुलसीदास की प्रशंसा करते हुए मिले तो कह नहीं सकता मुझे कितना बड़ा बल मिला था। रामविलास जिस दृष्टिकोण से रामचरितमानस की महत्ता बखानते थे वो मुझे स्वयं अपना ही लगा। आपको याद दिला दूं कि आज भी यदि आपके जीवन में जो समस्या, हाँ हो गया, आपको याद आ रहा है ना अभी। आपको याद दिला दूं कि रामचरितमानस में ऐसे चौपा बोलो बोलो। एग्जैक्टली exactly. याद आ गया अभी आपको, ये पेज होगा। हम्म। हम्म। अब कैसे याद आया बेटा आपको? हम्म। अच्छा, कौन सा बाबा? हम्म। हम्म। पूजा, जूतों की मार पड़ेगी, आप सामने तो आओ मेरे अभी। हम्म। पढ़ाई नहीं कर, मतलब 30 बरस का साथी आपने पढ़ा ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं। दे- ओके ओके, बहुत अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, चलो। तो देखिए, ये रामायण वाली भी बात हमारी हो गई है। अब मेरी और रामविलास की एक आपसी कचो शुरू से चलती है, कि जैसे ही एक साहित्यकार का एक रहता है बेटा कि जैसे साहित्यकार एक दूसरे की ना ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या, किसी ने क्या छेड़ दिया? हेलो पूजा। हेलो, किसी ने कुछ छेड़ दिया था बेटा। पता नहीं किसने क्या कर दिया, ये मोबाइल में मुझे समझ में नहीं आता। अभी नहीं तो, क्लियर नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए। अब ये आपका परिच्छेद हो गया है तो हम बात कर रहे थे कि जैसे दो साहित्यकार होते हैं ना, तो दो साहित्यकारों के बीच में बहुत जेलसी होती है। जेलसी इस रूप में होती है, ईर्ष्या इस रूप में होती है कि इसने ये किया है तो मुझे क्या करना चाहिए, इस रूप में अच्छे कार्य के लिए होती है। तो देखिएगा कि जैसे रामविलास और अमृतलाल नागर, इन दोनों में एक आपसी कचोट शुरू से चली आ रही थी। रामविलास की ये बड़ी तबीयत होती है कि उपन्यासकार और नाटककार के रूप में भी वो सफलता पा सके, और दूसरी ओर मेरे मन को डॉक्टर अमृतलाल नागर बनने की चाह ने बहुत भड़का रखा है, क्योंकि उनको डॉक्टर बनना था। किन्हें? अमृतलाल नागर जी को सपना था उनका पीएचडी करने का, लेकिन वो पता नहीं कैसे पूरा हो पाएगा, और बस वो पूरा करने के पीछे लगे हुए थे। अभी हाल ही में रामविलास के शेक्सपियर को जब मेरे अंदर वाले ड्रामा प्रोड्यूसर ने एक सहज तर्क से आत्मसात कर लिया, तो रामविलास दूसरे ही दिन से क्लासिक ग्रीक ट्रेजेडी के ढंग का नाटक लिखने की धमकी देने लगे। उनकी इस धमकी से मैं भला क्या डरने वाला हूँ? मैंने कहा लिखो, मैं प्रोड्यूस करूंगा। और यह मैं जानता हूँ कि बच्चू रंगमंच के विधान में कहीं न कहीं बेतुकी चूक करेंगे ही, और मैं 10 बार उनसे लिखवाऊंगा।
देखिए, होता क्या है कि जब एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में होड़ रहती है कि तुम लिखो और मैं उसमें नया परिवर्तन करूंगा, तो जैसे वो कहता है कि ये अमृतलाल नागर जो है या रामविलास से कुछ लिखना चाहते हैं, और वो किस हिसाब से लिखना चाहते हैं कि एक शेक्सपियर का ड्रामा, जो ड्रामा लिखना चाहते हैं, तो तुम लिखो तो सही, एक ट्रेजेडी वाला नाटक लिखो। और क्लासिक ग्रीक ट्रेजेडी का वो नाटक लिखना चाहते हैं, और वो कहता है कि लिखो, मैं उसे प्रोड्यूस करूंगा मतलब मैं तुम्हारी आलोचना करूंगा, और 10 तूने एक गलती की तो मैं उसे तुम्हें तुमसे 10 बार लिखवाऊंगा, और इस मामले में मैं रामविलास से दिक्साया हूँ। ये कोठेवालिया मतलब जब उन्होंने लिखा ये कोठेवालिया, लिखने में पहले मेरा मन में बड़ा जोम था कि मैं उसे बिल्कुल शास्त्रीय ढंग से लिखकर रामविलास की डॉक्टरी को फीका कर दूंगा। अध्याय उस ढंग से बनाए और लिखना भी आरंभ किया। 2-4 दिनों के पश्चात मुझे अंदर रामविलास का व्यंग भरी फिसफिस हंसी वाला चेहरा झांकता दिखाई देने लगा। तुरंत सोचा कि मैं अपनी किताब में कहीं न कहीं रामविलास को अपने कच्ची पकड़े दे जाऊंगा। यह मुझे बर्दाश्त न था। देखिए बेटा कि जहाँ पर हम एक फीमेल होने के बाद, एक नारी होने के बाद जब इस प्रकार की बेतुकी की बातों की ओर नजरअंदाज कर देते, जैसे कोठे वालिया मतलब ये शब्द ही दिल को एक कसोट देता है, एक मतलब एक ऐसी कचोट पहुंचाता है कि नहीं, कैसे जीती होगी वो औरतें, कैसे क्या क्या होता होगा उनकी तरफ, क्या क्या होता होगा उनके साथ। यदि आप लोग देखते होंगे कई फिल्में बनी है अभी तो अधिकतर जब राइटिंग चलती है कभी देखे होते हैं आप लोग नई फिल्मों का निर्माण, तो प्रोड्यूसर अधिकतर इसी टाइप से लिखने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जो भी नए राइटर हैं उन राइटर से वो ऐसा ही डिमांड करते हैं, क्योंकि ये आज के दौर की डिमांड है कि जैसे आजकल चल रहा है कोविड-19 की वजह से बहुत एक्ट्रेस को कुछ काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं कर पा रही है, तो कितने लोग डेथ की तरफ चले जा रहे हैं। मतलब देखिएगा स्ट्रेस कैसे बढ़ रहा है। एक तरफ हम कहते हैं कि कोविड-19 बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छा है कि घर पर बैठ रहे हैं, बहुत आराम से रह रहे हैं, अपना काम करवा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम लोग समाज पर दृष्टि डालते हैं तो क्या होता है? तो समाज पर दृष्टि डालते हैं तो अधिकतर लोग इस प्रकार की हानि को देख रहे हैं। जैसे एक्ट्रेस को देख लिया, वैसे कोठे वालिया, मतलब आपको शब्द तो क्लियर हो रहा है बेटा। अब बड़े हो, इस दृष्टि से आप लोग बड़े हो, अब छोटे नहीं हो। कोठे वालिया मतलब आप लोगों की दृष्टि चली गई ना वहां पर। डू यू इमेजिन दिस सिचुएशन? ओके। हाँ, तो देखिएगा कि नई स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। 1 मिनट रुकिए, हम करवा देते हैं। आ गए बेटा अभी? ओके, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। ये सोए थे क्या रे आप लोग? चलो कोई बात नहीं। अरे तो बेटा, कम से कम प्लीज, हेलो, 1 ग्लास वाटर। तो कम से कम बोल तो दिया करो कि मैम हो रहा है, नहीं हो रहा है, हम तो अपनी बड़बड़ करते जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो ये पेज चल रहा था हमारा कि ये कोठी वाले लिखने में पहले मेरा मन बड़ा जोम था कि मैं उसे बिल्कुल शास्त्रीय ढंग से लिखकर रामविलास की डॉक्टरी को फीका कर दूंगा। क्या आप लोग जानते हो बेटा कि जब हम इस प्रकार का कार्य करते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, तो देखिएगा कि एक फीमेल होने के बावजूद भी हम उस पर लिख नहीं सकते हैं। मतलब जब प्रोड्यूसर कहता है कि मैम आपको इस प्रकार की कहानियों को लिखना होगा, इस प्रकार की एक थीम बनाकर लिखना होगा, तो एक नारी होने के बाद जब हम उन औरतों की बातों को देखते हैं, उन औरतों को मजबूरियों को देखते हैं, तो यकीन कीजिएगा आप कि हम नहीं लिख पाते हैं।
वास्तविक तौर पर शास्त्रीय ढंग से नहीं लिख पाते। देखिए कितनी मजबूरियां होती है उन बच्चों की, उन लड़कियों की, कि छोटी उम्र में ही उनको उनके पिता बेच देते हैं, है ना। जब आप लक्ष्मी जैसी फिल्म को देखते हैं तो उन फिल्मों में देखिएगा कि कैसे लिखना पड़ता है प्रोड्यूसर होने के बाद, एक राइटर होने के बाद, और कितने हालातों के बाद वो गुजरती है। कितने मतलब देखिए आप, हम बता नहीं सकते आपको, आप खुद देखोगे तो यकीन हो जाएगा। तो जैसे रामविलास एक पुरुष होने के बावजूद भी उन्हें ऐसा लगता है कि हम ये कोठे वालियां उस पर बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, लेकिन नहीं लिख पाते हैं। क्यों नहीं लिख पाते? और वो तो बस बोल देते हैं कि मैं ऐसा लिखूंगा कि इनकी डॉक्टर रामविलास की डॉक्टरी को मैं फीका कर दूंगा। अब उनको तो लगा था कि मैं मुझे डॉक्टर बनना, अमृतलाल जी को पीएचडी करना है और मेरे नाम के आगे डॉक्टर बना लगाना है, लेकिन मैं इनकी डॉक्टरी को फीका कर दूंगा, ऐसा उनका कहना था। हाँ, तो अध्याय इस ढंग से बनाए गए और लिखना भी आरंभ किया। 2-4 दिनों के पश्चात ही मुझे अपने अंदर रामविलास की व्यंग भरी फिस फिस हंसी वाला चेहरा रामविलास को अपनी कच्ची पकड़े दे जाऊंगा। हाँ, चेहरा दिखाई देने झांकता दिखाई देने लगा। तुरंत सोचा कि मैं अपनी किताब में कहीं न कहीं रामविलास को अपनी कच्ची पकड़े दे जाऊंगा। यह मुझे बर्दाश्त न था। तुरंत सोचा, पंडित बनने के बजाय अपनी किस्सागोई का सहारा लेना उचित होगा, और हम दोनों की यह आपसी छेड़ जब इस अधेड़ उम्र में भी हमारे मनों से न गई, तो अब मरते दम तक न जा सकेगी। बुरा नहीं, यह हम दोनों की ही जबानी है। इसके सहारे हम होड़ लगाकर आगे बढ़ते हैं। यही नहीं, हम दोनों ही एक दूसरे के अत्यधिक तीखे आलोचक हैं। देखिए कि ये जो आलोचक होता है ना, ये आलोचक बड़ा अच्छा होता है। आलोचक बनना बड़ा अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है बेटा? क्योंकि आलोचक तो वही होता है जो आलोचना करता है। आपने काव्य शास्त्र में पढ़ा होगा या आपको आगे आएगा कि आलोचक क्या होता है। आलोचक मतलब क्या? कि आलोचना करने वाला। कोई व्यक्ति टीका टिप्पणी करता है तो वो आलोचक कहलाता है। जैसे पूजा ने एक कोई कहानी लिख दी, लेकिन प्रियंका ने उसकी कहानी पर आलोचना कर दी कि नहीं, इसमें प्रकृति चित्रण ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए। अब मानते हुए चलेगा कि पूजा ने यदि कहानी लिखी है ग्रामीण आंचल की, तो ग्रामीण आंचल की जो औरतें होती है वो जीन्स टॉप या मिनी स्कर्ट पहन के नहीं आएगी। और यदि पूजा वहां के वातावरण की वेशभूषा को जीन्स पैंट पहनकर दिखाती है, तो पूजा के उस वक्तव्य पर प्रियंका क्या करेगी? तुरंत उस पर ऑब्जेक्शन लेगी कि नहीं, पूजा आपने गलत लिखा है। ग्रामीण आंचल की जो औरतें होती है वो तो साड़ी पहनी हुई है, और वो साड़ी का वातावरण वहां का होना चाहिए, वहां की वेशभूषा उनकी वैसी होनी चाहिए, उनके बीच के वाक्य, उनकी भाषा शैली अंग्रेजी की नहीं होनी चाहिए। ये जो क्लियर होता है, ये जो टीका टिप्पणी होती है जो प्रियंका ने पूजा पर की हुई, दैट्स कॉल्ड आलोचक। तो ऐसा ही इन दोनों के बीच में हुआ करता था। भूल जाइए प्रियंका और पूजा को, आ जाइएगा रामविलास और अमृतलाल पर, कि जब ये कोठे वालिया लिखा, तो जब उन्होंने ये अपने ढंग से लिखना स्टार्ट कर दिया तो उन्हें एक बेतुका लगा कि नहीं, मैं कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूँ। और इस उम्र में भी, मतलब अधेड़ उम्र में भी, जब वो हम लोग कुछ लिखते हैं तो आलोचना एक दूसरे की करनी चाहिए कि नहीं यार तूने ये गलत किया, और ये गलत है तो ये गलत है। जब हम एक दूसरे के प्रति आलोचना करते हैं, एक दूसरे को सटीक करते हैं, तो समाज की दृष्टि हम लोगों पर नहीं जाती, क्योंकि हम एक दूसरे की पहले आलोचना करते हैं, एक दूसरे को सुधारते हैं। और जब हम एक दूसरे की आलोचना करते हैं, एक दूसरे की टीका टिप्पणी करते हैं, तो समाज हमारी और बाद में देखता है। पहले हम एक दूसरे को देखते हैं, उस कृति को पढ़ते हैं, उसकी टीका टिप्पणी करते हैं, वो सटीक मार्ग पर लेकर जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ। जब कोठे वालियां उन्होंने लिखी, तो उन कोठे वालियों के बीच में जो हंसी मजाक चल रहा था, जो गलत लिखा था, उसे उन्होंने सुधारने का प्रयास किया दोनों के जरिए। क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ, मैं कोई चीज लिखूं, मैं मैं कोई चीज लिखूं, उसे सारी दुनिया पसंद करे, मगर यदि वह रामविलास के मन में न चढ़ सकी तो मेरे जी से भी उतर जाएगी। यही हाल रामविलास का भी है। चाहे जो कुछ भी लिखे, उसके वास्ते मेरी सराहना पाना उसके लिए अनिवार्य है। रामविलास की निराला वाली पुस्तक मैं उनसे प्रकाशक से ले आया, क्योंकि वह मुझे पसंद न थी। प्रकाशक को मेरी यह हठधर्मी खल गई। उसकी नजर
मैं एक किस्सा एक चक्रवर्ती समालोचक विद्वान यानी डॉक्टर रामविलास शर्मा की पुस्तक को न छपने दें और वह भी खास तौर पर निराला के संबंध में उनकी लिखी हुई पुस्तक हो, यह बहुत ही अजब और बेजा बात थी। मैं वो पांडुलिपि अपने साथ आगरा ले आया। मैंने अपनी शिकायतें उनके सामने रखी। किताब नए सिरे से लिखी गई। सुबह रामविलास 2.5-3 घंटे बोलते थे, मैं लिखता था, बीच बीच में बहसें हो जाती थी। इसी तरह 1.5 महीने में वह पुस्तक फिर से तैयार हुई। कितने ऐसे दोस्त होंगे जो दोस्त का मन रखने के लिए इस तरह अपने लिखे 200-250 पृष्ठों को काट कर असनरे 9 उतने ही पृष्ठ फिर से लिखेंगे। अपने मित्रों, भाइयों और बच्चों के प्रति रामविलास चेतन कर्तव्यनिष्ठ है। सॉरी, वे एक अच्छे पति, आदर्श शिक्षक, उम्दा पड़ोसी है। भले इंसान है, सादा रहन सहन और ऊंचा चिंतन उनका जन्मजात गुण है। अपना नया घर बन जाने पर वे अपने बच्चों के आग्रह और भाभी श्रीमती शर्मा की कृपा से अब जरा बहादुर आबोचित ढंग से रहना सीखे हैं। देखिएगा कि जब उन्होंने अपने बुक को पब्लिश के लिए छोड़ दिया था और पब्लिशिंग के लिए छोड़ने के पश्चात उस पब्लिशर ने उनका जो उनकी जो आलोचना करने की बात थी, तो उनकी आलोचना उन्होंने किसी एक पाश्चात्य विद्वान के पास छोड़ी, एक समालोचक के पास छोड़ी। लेकिन ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी, तो रामविलास की बुक को अमृतलाल नागर जी लेकर आए और उन्होंने रामविलास की जो निराला के संदर्भ में उन्होंने बुक लिखी थी, उस पर उन्होंने कड़ी व्यंग आलोचना की और कई पेजेस को उन्होंने हटा दिया। जब वो रामविलास उनके साथ बात करते थे, बोलते थे और जब अमृतलाल नागर जी उस पर लिखते थे, बीच बीच में उनकी बहस चलती थी और ये बहस उनकी 1.5 महीने 1.5-2 महीने तक चलती रही। मतलब इतनी सादगी, इतनी दोस्ती, इतनी गहराई होनी चाहिए कि जब हम किस पर भी आलोचना करते हैं तो वो आलोचना सटीक होनी चाहिए। ये हमें उनसे सीखना चाहिए। राम, यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा आपको? आगे बढ़े, आपकी आज्ञा है। रामविलास के संस्मरण लिखने को अभी बहुत जी नहीं चाहता। इसे भले ही मेरा कब समझ लिया जाए, मगर तमन्ना यही है कि मैंने अपने दोस्तों के संस्मरण न लिखूं और उन सबको ही मेरे संस्मरण लिखने के लिए नियति मजबूर करे। रामविलास को अभी बहुत बहुत जीना चाहिए। रामविलास के मन में अभी 20 अच्छी किताबों की योजना बड़ी सुलझे और साफ तरीके से संजोई हुई मौजूद है और मेरी इच्छा है कि ये सब कुछ लिख जाए। रामविलास संपूर्ण जीवन को आचमन कर जाने की तड़प रखने वाले अथक साधक हैं। उनकी इसी साधना पर तो मैं निस्तार हूँ। उनकी एक कचोट और है, वे मुझसे 2.5 साल बड़े हैं। वे और नरेंद्र शर्मा समवयस्क हैं। एक सी घनिष्ठता होते हुए भी मैं नरेंद्र जी को आप कहकर संबोधित करता हूँ और डॉक्टर को तुम या तू कहकर। क्लियर हो गए? ये हिंदी में का बड़प्पन है बेटा, हिंदी भाषा का बड़प्पन है। आप भाषिक संप्रेषण को पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको तुम और आपके अंतर को बताया होगा आपके टीचर्स ने कि तुम और आपका अंतर क्या होता है, व्हाट इज द डिस्टेंस तुम और आप। तो आप में जो रिस्पेक्ट होता है वो तुम में नहीं रहता, लेकिन तुम में जो अपनापन है वो आप में नहीं रहता। तो ये तुम और आप वाली बात कि जो नरेंद्र के साथ वो आप वाली बात करते हैं और डॉक्टर साहब के बाद तुम वाली बात करते हैं, मतलब अपनत्व वाली बात, निजीपन वाली बात। तो यहाँ पर उन्होंने इस बात की ओर प्रतीक करते हुए अपनी दृष्टि डाली हुई है। बात असल में यह है कि नरेंद्र जी से मेरी घनिष्ठता बाद में हुई, इसलिए उम्रोचित तकल्लुफ में उनके साथ सहज भाव से बरत गया, जबकि रामविलास के साथ मेरा यह खाता शुरू से ही न बढ़ सका। मैंने कई बार समझा चुका कि नरेंद्र जी के आप और तेरे तुम में कोई मौलिक भेद नहीं, पर मैं पर क्या कहूँ, इतने बड़े विद्वान को यह मामूली सी बात भी आज तक समझ में नहीं आई। खींचकर अब मैंने यह तय किया कि जब रामविलास का षष्ठी पूर्ति समारोह होगा तब सार्वजनिक रूप से उन्हें अपना अग्रज मानकर उनके पैर छू लूंगा। लेकिन उसके बाद
फिर वही गाली गलौज और तू तड़ाक जस की तस। मेरे जीते जी उन्हें इससे तो मुक्ति मिल ही नहीं सकती। 1964 में लिखी गई यह कृति उन्हें आज भी याद आ रही है कि उन्होंने आपकी जगह पर तुम और तुम की जगह पर तू जैसी बातें उनके साथ उन्होंने शेयर की। और यह जब लंबे सिलसिले से शुरू आया, बहुत अच्छे खासे वीक एंड तक ये चलता आया, हमारा ये जो 30 बरस का साथी था उसे आज हम लोग कंप्लीट कर पाए। लेकिन दोस्तों, इस 30 बरस के साथी ने हमें वो सब कुछ सिखा दिया कि एक दोस्त क्या होता है। जब लोग जलते हैं, जब लोग जेलसी करते हैं, तो हमें उस जेलसी की तरफ नहीं जाना है, बल्कि पूजा, कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने दीजिए। है ना, हमने आपको एक कहावत भी बताई थी, शायद आपको याद आ रही हो। कौन सी कहावत थी, याद करो। हम्म, बिल्कुल सही बात बताई बेटा। हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। जब हाथी बाजार निकलता है तो कुत्ते से भौंकते रहते, लेकिन उन पागल कुत्तों की तरफ आप बिल्कुल ध्यान न दीजिएगा। तो ये बात हमसे मत सीखिए, ये बात आपको सीखनी है अमृतलाल नागर जी से, क्योंकि अमृतलाल नागर जी ने ये सीख रामविलास शर्मा को दी थी, एक उच्च कोटि के साहित्यकार को दी थी। और हम और आप साहित्यकार नहीं, अब तो साहित्यकार की होड़ में बनने वाले एक असीम साधक है। एक साधक बनना चाहते हैं, साहित्यकार बनना चाहते हैं। एक उत्कृष्ट साहित्यकार बनने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा? तो ऐसे उच्च साहित्यकारों की जीवनियों को पढ़ना होगा। रामविलास शर्मा हुए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हुए, और फिर अमृतलाल नागर जी हुए। इन साहित्यकारों की भाव भूमिका को जब हम लोग पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि अभी भी हमारे बीच में कसोट कम है। हमारी कचोट को बढ़ाना होगा, हमें हमारी साधना को बढ़ाना होगा, हमारी सृजनशीलता को बढ़ाना होगा। ऐसी दोस्ती हमें हासिल करनी होगी, ऐसे साहित्यकारों के बीच में हमें रहना होगा। और यही सीख हमें 30 बरस का साथी देकर जाता है। और इस जगह पर हम विराम लेते हैं। हमारा ये जो पाठ था संस्मरण वाला था, बीते हुए पलों को जो स्मृति के पट को खोल देता है उसे संस्मरण कहा जाता है। और ऐसा ही संस्मरण जो बड़े सिलसिले से चला आ रहा था, उसे आज हमने कंप्लीट कर लिया। डू यू अंडरस्टैंड बेटा? आप लोग क्या उसे समझ गए हो? किसी को कोई सवाल है? किसी को कोई, हाँ, सवाल होते हैं तो पूछ सकते हैं। इसके भी एक लोग एक दिन टेस्ट ले लेते हैं बेटा, क्योंकि अभी भी हम लोग देख रहे हैं, तुरंत ग्रुप में आप लोगों की चर्चा होनी चाहिए, समय सरगम की भी और इस कथेतर गद्य की भी। क्या आप लोग जुड़े नहीं हो? व्हाट इज द रीजन? है ना, रीजन पता करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि मुझे क्वालिटी से प्यार है, क्वांटिटी से प्यार नहीं है। है ना? लेकिन बेटा, ये ऑनलाइन फंडा है, तो ऑनलाइन